बात कर रहे थे वर्शिप एक्ट 1991 की। वर्शिप एक्ट में यह दिया हुआ है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के केस को छोड़कर उसके बाद किसी भी केस में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और किसी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर को चैलेंज नहीं किया जाएगा। उसमें स्पेसिफिक प्रोविजंस दिए हुए हैं जो पार्लियामेंट द्वारा एक्ट में इनेक्टेड किया गया है। सेक्शन 3, 4, 5 में ये बातें मेंशन है कि किसी भी सूरत में रिलीजियस स्ट्रक्चर पे या बनी हुई इमारत पे या किसी भी इबादतगाह, मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर XYZ जिसमें भी प्रार्थना और प्रेयर की जा रही है, 91 के एक्ट से जो जैसे भी है उसी तरह का उसका एग्जिस्टेंस रहेगा। उस पे किसी भी प्रकार की ना तो सूट लाई करेगी और ना ही कोई केस लाई करेगा। अब मसला इस बात पे है कि ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर के मसले पे जिसको ये कहा जा रहा है, हिस्टोरियन लिखते हैं और हिस्ट्री की बुक में ये है कि औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में उसको कंस्ट्रक्ट किया था। तो 1669 ईस्वी की हुई या बनाई हुई जैसे भी बनी थी या जिस हिसाब से बनी हुई थी उसके स्ट्रक्चर को आके इस एरा में चैलेंज करना, जबकि लिमिटेशन एक्ट 1963 में आ चुका था और एक लंबे जमाने के डिले के बाद यानी जो रिलीजियस स्ट्रक्चर 1669 ईस्वी में कंस्ट्रक्ट किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में आजादी के उपरांत, आजादी के बाद तमाम ऐसे लॉ का इनेक्टमेंट हुआ कि एडवर्स पोजीशन, जिसके पास पोजीशन काफी दिनों से रहेगा वो उसका ओनर माना जाएगा। लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 और उसमें अमेंडमेंट जो 51 हुआ, सेक्शन 9 वगैरह, सेक्शन 9 की अगर बात करते हैं तो कहते हैं कि जो जिसपे पोजीशनेट है आजादी से और वो उसी का रहेगा। जैसे लैंड रेवेन्यू की बात करें तो जो आधार वर्ष की खितौनीज है 1359, 1352, 1369, यानी इन खितौनीज के आधार पे जो ओनरशिप डिक्लेयर करते हुए चले आ रहे हैं, किसी भी लैंड की अगर बैक में ओनरशिप चेक की जाती है या शिजरा खानदान चेक किया जाता है तो इन्हीं तीनों खितौनीज के बेस बना करके चेक किया जाता है। अब 1963 में लिमिटेशन एक्ट आ गया। लिमिटेशन एक्ट के तहत 3 साल या 12 साल तक कैंसिलेशन फाइल करने का समय दिया जाता है किसी भी सूट और किसी भी मसले को। इतने लंबे डिले के बाद सूट का फाइल होना या उसके पोजीशन और डिस्पोजीशन की बात करना और उसके आधार पे कि ये कब्जा इनका है या कब्जा उनका है या जो उस पे कंस्ट्रक्शन है पहले किस नेचर का था उसके बाद में किस नेचर का है, इस मामले को शुरू से ही इसकी मेंटेनेबिलिटी डिले के आधार पे ही पोषणीय नहीं थी और पोषणीय नहीं है भी, क्योंकि डिले एक लंबे सालों का और एक लंबे अरसे का कंडोनेशन नहीं होता है और इस पे तमाम जजमेंट, कंटेनर ऑफ द जजमेंट सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के हैं, जिस पे डिले के आधार पे 10 साल 15 साल के डिले को कंसिडरेबल डिले मानते हुए तमाम अपीलें और तमाम सूट, यहां तक कि क्रिमिनल अपील्स वगैरह जो कन्विक्शन के या एक्विटल्स के खिलाफ हैं वो भी डिसमिसल हो गई हैं और कई मामलों में इस तरह का कड़े एक्सपीरियंस और कड़े तजर्बे भी कोर्ट में देखने को मिले हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं ज्ञानवापी
मस्जिद और मंदिर की, तो ऐसे मसले पे 1991 का जो द वर्शिप एक्ट है उसके तहत उसके सेक्शन 3, 4, 5 स्पेशली बात करता है कि किसी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर को अगर कोई क्लेम करता है तो ऐसी सूट मेंटेनेबल नहीं होगी। और आज की भी डेट में वर्शिप एक्ट 1991 पार्लियामेंट के द्वारा ना ही अमेंड किया गया है और ना ही उसके किसी भी चैप्टर या सेक्शन को ओमिट या रिप्लेस या उसमें कोई ऐड किया गया और ना ही कोई सेक्शन उससे निकाला गया। यानी आज की डेट में वर्शिप एक्ट 1991 अभी भी एग्जिस्टेंस में है और उसके आधार पे, एग्जिस्टेंस होने के आधार पे ज्ञानवापी मसले पे सूट का मेंटेनेबल होना और सूट की मेंटेनेबिलिटी चलना, ये अपने आप में एक आश्चर्य का विषय है। यानी ये एक डाउटफुल है कि जब मेंटेनेबिलिटी इस आधार पे कि एक एक्ट जिसपे प्रवेल करता है, तो एक्ट के होते हुए या अधिनियम या रूल के होते हुए कोई भी चीज मेंटेनेबल नहीं होती है या उसको किसी एक्ट के द्वारा रिप्लेस किया जाए या किसी क्लॉज के थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू या किसी कोर्ट के, सुप्रीरियर कोर्ट के यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्स के तहत कोई उसमें रिव्यू रिकॉल के प्रोविजंस दिए जाए जिसमें यह गुंजाइश बने कि उसमें सूट फाइल हो सके, चाहे वो सूट फॉर एडवर्स पोजीशन हो, सूट फॉर एजिक्टमेंट हो या सूट कैंसिलेशंस की हो। किसी भी प्रकार की सूट को फाइल करने के लिए वर्शिप एक्ट 1991 में बैन कर रखा है। और अगर लिमिटेशन एक्ट 1963 देखें तो जिसको हम हिंदी में मियाद अधिनियम कहते हैं, मियाद अधिनियम को अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से भी 1669 के स्ट्रक्चर पे आकर के यानी वर्तमान समय में उसको वाद विवाद में लाना, तो अरसों अरस यानी बरसों बरस के बाद उस पर क्लेम फाइल करना, ये लिमिटेशन एक्ट से भी बाढ़ करता है। यानी कॉज ऑफ एक्शन अगर ये देखा जाए तो किसी भी सूट के लिए, किसी भी केस के लिए एक कॉज ऑफ एक्शन का एराइज होना दिखाना पड़ता है। अगर कॉज ऑफ एक्शन 1669 का है तो ऐसी स्थिति में सूट इटसेल्फ यानी सूट स्वतः लाई नहीं करेगा और मेंटेनेबल नहीं होगा। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो केस फाइल हुआ उसे स्वतः संज्ञान लेते हुए आर्टिकल 142 के तहत एक्सरसाइज करते हुए दोनों पक्षों की दावा और दलीलों को सुनते हुए खुद ही निस्तारित कर देना चाहिए। अदरवाइज इस मसले पे ऐसे धीरे धीरे बवाल बढ़ता रहेगा। लोगों के बीच में, कम्युनिटीज के बीच में, कई कम्युनिटीज के बीच में मिसकम्युनिकेशंस होते रहेंगे। तो जैसे बाबरी मस्जिद और रामलला के मसले पे तमाम वावेला हुआ और तमाम दुश्वारियां खड़ी हुई, तमाम मुकदमेबाजियां शुरू हुई, ऐसे मसले पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को या ऑनरेबल हाई कोर्ट को सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए लॉ के डिक्टिम्स को, लिमिटेशन एक्ट को और वर्शिप एक्ट को कंसीडर करते हुए इस मामले को सिरे से समाप्त कर देना चाहिए ताकि पीस और हार्मोनी पब्लिक के बीच में बने रहे और अमन और अमान का माहौल सबके बीच में बना रहे। अदरवाइज ये ऐसे चलते रहेंगे तो पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टीज वोट के चक्कर में एक दूसरे कम्युनिटी को उकसा करके और लड़ा कर करके पीस हार्मोन डिस्टर्ब करके इसको वोट बैंक के रूप में, इस मुद्दे को वोट बैंक के रूप में हासिल करेंगे और कुर्सियों को पाने और बचाने के प्रयास करेंगे। इसलिए इस मुद्दे को आर्टिकल 142 के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को
श्वेता संज्ञान लेते हुए और अपने स्पेशल पावर को एक्सरसाइज करते हुए समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना और ऐसा मेरा विचार है।